गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो डिस्कशन चालू था जीपैक 2024 के फार्माकोलॉजी सेक्शन का, तो आगे के जो क्वेश्चंस है हम लोग डिस्कस करना चालू कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया है कि दो ड्रग्स होते हैं, राइट? तो टू ड्रग्स प्रोड्यूसिंग द सेम क्लिनिकल इफेक्ट एंड द सेफ्टी प्रोफाइल when administered to a patient, they are considered as a minimum effective concentration, therapeutic equivalence, minimum a toxic concentration and the therapeutic window। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास में दो ड्रग्स है, तो इफ वी हैव द टू ड्रग्स, दोनों ड्रग्स में कौन सी चीजें सेम है, इट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल इफेक्ट एंड द सेफ्टी। क्लिनिकल इफेक्ट का मतलब ये होता है थेरापेटिक इफेक्ट एंड द सेफ्टी। तो कौन सी चीज सेम हो जाती है, मतलब हम लोग जहाँ पे जो इक्विवेलेंस बोला जाता है, तो उसका जो इक्विवेलेंस हो जाएगा दैट इज द थेरापेटिक इक्विवेलेंस, राइट? तो बाकी की ये फिर सारी चीजें क्या होती है, अगर हम लोग यहाँ पे ये जो प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ निकाल देते हैं, तब यहाँ से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ये होता है, एक कहलाता है मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन, राइट? और ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द थेरापेटिक विंडो। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर रहेगा दैट इज द थेरापेटिक इक्विवेलेंस, राइट? तो जैसे हम लोग देखते हैं कि थेरापेटिक इक्विवेलेंस का मतलब ही क्या होता है, कि जो क्लिनिकल एफिकेसी होती है और जो दूसरा जो सेफ्टी होती है, वो दोनों भी इक्वल होनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द बोन दैट ऑकर्स इन द ऑस्टियोपोरोसिस इज एग्जांपल ऑफ। तो इसके लिए हम लोगों को चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आप लोग जानते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी में ये जो वर्ड्स होते हैं, इनका अगर हम लोगों को मीनिंग पता रहा, तो हम लोग इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रोग्रेसिव लॉस हो रहा है बोन का। तो इसको क्या बोला जाएगा, ये क्वेश्चन के लिए हम लोगों को सबसे पहले इन चारों का भी जो मीनिंग होता है, वो मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज द हाइपरट्रॉपी, लाइक हाइपरट्रॉपी का मतलब ही क्या होता है, इट इज बेसिकली increase in the size of the cells, this is called as the hypertrophy। hypertrophy का मतलब ही क्या हो गया, increase in the size of the cell। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि जो स्केलेटल मसल हो गए उनका इनलार्जमेंट, या फिर जो हार्ट मसल होते हैं उनका इनलार्जमेंट। फिर दूसरा वाला वर्ड दिया वाला है, ऑप्शन है, उस वो वाला ऑप्शन कौन सा है, दिस इज द हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, हाइपरप्लेसिया मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल आते हैं। फिर आता है मेटाप्लासिया। मेटाप्लासिया मतलब जो वन टाइप के सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड नहीं, कौन से वाले, डिफरेंशिएटेड। सो वन टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स दे चेंज टू द अनदर टाइप ऑफ द डिफरेंशियल सेल्स। इस इस फेनोमेना को बोलते हैं मेटाप्लासिया। जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो स्क्वैमस मेटाप्लासिया रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, तो वो स्मोकर्स में सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर चेंज हो जाता है। और फिर एट्रोपी का मतलब क्या होता है, it is basically the decrease in the size of organ or tissue due to decrease in the cell size or the cell number। मतलब जो आप हम लोग को दिखता है ना कि डिसीज विसीज कंडीशन में ऐसे ऑर्गन बहुत ऐसे सिकुड़ जाते हैं, राइट? तो वो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज द एट्रोफी, मतलब वहां से जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, नहीं तो सेल की साइज जो होती है वो कम हो जाएगी। तो ये वाला हमारे चार वर्ड के मीनिंग हो गए हैं, राइट? तो अभी हम लोग यही देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने चार वर्ड की मीनिंग देखे वाला है, इसमें से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द बोन, मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा है बोन का उस, और कंडीशन कौन सी है, ऑस्टियोपोरोसिस में। तब हाइपरट्रॉफी इंक्रीज नहीं,
ये हाइपर हाइपर मतलब क्या हो गया? इंक्रीज इंक्रीज। ओके, मेटाप्लासिया मतलब चेंज, और इसलिए डिक्रीज वाला एक ही ऑप्शन होता है, दैट इज द एट्रोफी, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विजिबल कलर रिंग ऑफ द आई इज कॉल्ड एज द लेंस, आइरिस, कॉर्निया एंड द रेटिना। अगर हम लोग हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में देखेंगे, तब हम लोगों को डायरेक्ट डायरेक्ट ही पता रहता है, जो कलर्ड वाला होता है, जो इसकी कुछ कुछ लोगों की आंखें भूरी होती है, कुछ लोगों की ब्राउन होती है, कुछ लोगों की ब्लू होती है, और मैक्सिमम लोगों की ब्लैक होती है। तो ये जो आइस का कलर होता है, वो आइस का कलर ही होता है बिकॉज ऑफ द आइरिस, बिकॉज आइरिस इज द दिस इज द पिगमेंटेड सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द आइरिस। आइरिस का फंक्शन क्या होता है? तो ये जो आइरिस होती है, वो कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को, जिसके वजह से जो लाइट की एंट्री होती है उसको रेगुलेट किया जाता है। लेंस का काम होता है लाइट को फोकस करना। कॉर्निया का जो होता है वो ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होता है, और रेटिना जो होता है वो होता है फोटो रिसेप्टर लेयर। इसलिए जो कलर्ड पिगमेंट होता है, या राइट, या फिर जो विजिबल कलरिंग हमारे आंखों में होती है, दैट इज द आइरिस। उसके बाद में का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्शियल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनहिबिटर? ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो पार्शियल फॉक्स इनहिबिटर जो होता है, वो कौन सा वाला है। इसलिए अगर हम लोगों को ऐसे चार ऑप्शन आते, तो हमारी पढ़ाई इतनी होके रहनी चाहिए कि ये जो चारों भी के चारों भी ड्रग्स है, उनका क्लास और उनका मैकेनिज्म हम लोगों को पता होना चाहिए, राइट। तो हम लोग जाएंगे वन बाय वन, एक एक ड्रग ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली ड्रग है, इट इज द एटोसिबन। एटोसिबन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। मतलब ये जाके बाइंड करेगा ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को, एंड फिर ये प्रिवेंट करेगा कैल्शियम के रिलीज को। और कैल्शियम का रिलीज हो गया, कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन, दैट्स व्हाई इट विल बी इनहिबिटिंग द कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो इसको क्यों यूज किया जाता है? टू टू डिले द जो प्री टर्म बर्थ होता है उसको डिले करने के लिए यूज किया जाता है, दिस इज द एटोसिबान। दूसरा होता है, दिस इज द निकार्डिपिन। निकार्डिपिन सिंपली दिस इज द कैल्शियम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। तो ये कैल्शियम के आयन के इन्फ्लक्स को रोक देता है इन द वस्कुलर स्मूथ मसल एंड द हार्ट, जिसके वजह से जो वस्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं, उनके जो हमारे जो आर्टरीज होते हैं, वो उसका डायलेशन हो जाता है। इसलिए हम लोग यूज करते हैं उसको इन द हाइपरटेंशन और द अंजाइना कंडीशन में। फिर आता है हमारा ट्राई मेटाजिन मेटाजिडिन। ट्राइमेटाजिडिन ये मेटाबॉलिक मॉड्यूलर होता है, और इसका काम ये होता है कि जो हमारे एंजाइम है, एंजाइम थ्री कीटोएसिल कोएंजाइम है थायोलेज, और इसकी जो एनर्जी को वो शिफ्ट करता है फ्रॉम द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से मोर ऑक्सीजन या ऑक्सीजन एफिशिएंट जो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन होता है, उधर की तरफ वो शिफ्ट करता है। तो इसलिए वो अंजाइना पेक्टोरिस, जो स्टेबल अंजाइना पेक्टोरिस होता है, उसमें यूज किया जाता है। और लास्ट वाला होता है, दिस इज द वेरापामिल। वेरापामिल भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इसलिए हमारा यहाँ पे जो एक्चुअल आंसर है, दैट इज द ट्राई मेटाजिडिन हो गया है, राइट। उसके बाद में हम लोग आगे जाके देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द सिफिलिस। तो इसके लिए हम लोगों को जो डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और ये कौन से डिसीजेस कॉज करते हैं, वो भी पता होनी चाहिए। वो पता रहा तो सीधा ही हम लोगों को पता चल जाएगा सिफिलिस के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला वाला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड एज क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी। क्लॉस्ट्रिडियम जो टिटानी होता है, उसका जो वायरुलेंस फैक्टर या फिर टॉक्सिन होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन में हम लोग और भी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी का वायरुलेंस फैक्टर जो होता है वो होता है टिटेनोस्पाज्मिन, जो कि न्यूरोटॉक्सिन होता है, राइट। ये वाला याद रखना है।
जो बैसिलस पर्टुसिस होता है उसमें जो वायरुलेंट फैक्टर या फिर टॉक्सिन होता है वो होता है पर्टुसिस टॉक्सिन, या फिर जो जो हमारा ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन। ठीक है। देन ट्रिपोनेमा जो पैलिडम रहता है इसमें कोई क्लासिक टॉक्सिन नहीं होता, तो इसका जो वायरुलेंस होता है ये होता है बिकॉज ऑफ द सरफेस लिपोप्रोटीन और उसकी एबिलिटी को ही इवेड करने की इम्यून सिस्टम को। और जो विब्रियो कॉलरी होता है वो उसका जो वायरुलेंस फैक्टर होता है वो होता है कोलेरा टॉक्सिन, राइट। और ट्रांसमिशन में तो ये जो टिटेनस वाला होता है ना, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, वो ट्रांसमिट होता है बाय द कंटेमिनेशन ऑफ द वाउंड, राइट। और इसके लिए हम लोगों को ये याद रखना है, ये क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी का जो टॉक्सिन होता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो लिथल डोज रहता है वो सिर्फ और सिर्फ 0.2 टू 0.3 mg का ही रहेगा, राइट। उसके बाद में बैसिलस पर्टुसिस ये ट्रांसमिट होता है बाय द एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स। देन ट्रिपोनेमा पैलिडम ये ट्रांसफर होता है बाय द डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट से, और जो विब्रियो कॉलरी होता है वो ट्रांसमिट होता है बाय द फीकल ओरल रूट से, राइट। अभी अगर इन जो हमारे पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है इनका अगर स्टेनिंग प्रॉपर्टी देखेंगे तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी ये ग्राम पॉजिटिव है, बैसिलस पर्टुसिस ये ग्राम निगेटिव होता है, देन ट्रिपोनेमा पैलिडम दिस इज ग्राम निगेटिव, लेकिन उसको हम लोग विजुअलाइज नहीं करते हैं, कर सकते हैं विद द ग्राम स्टेनिंग, ओके। और ये भी ग्राम स्टेनिंग होता है। अब इम्पोर्टेंट ये होता है, बाकी का तो आप लोग देख लेना, इम्पोर्टेंट ये चीज है यहाँ पे कि जो प्राइमरी डिसीज है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के वजह से होता है टिटेनस, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉक जॉ, ओके। बैसिलस जब पर्टुसिस होता है उसकी वजह से होता है वुफिंग कफ, और ट्रिपोनेमा पैलिडम से होता है दैट इज द सिफिलिस, और विब्रियो कॉलेरी से होता है कॉलेरा। दैट्स वाई जो हमारा सही आंसर रहेगा दैट इज द ट्रिपोनेमा पैलिडम। तो अगर हम लोगों को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनके डिसीजेस पता रहे तो हम लोग ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, राइट। उसके बाद में आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस इज, तो इसके लिए पहले तो जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो टेस्टिस के जो लेयर्स होते हैं उनके बारे में जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहला जो आउटर मोस्ट कवर होता है या फिर आउटर मोस्ट लेयर होता है टेस्टिस का, दिस इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका वैजिनालिस, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द पैराइटल लेयर, ओके। उसके बाद में सेकंड वाला होता है वो होता है ट्यूनिका अल्बुजिना, ये होता है हमारा सेकंड दैट इज द मिडल लेयर और विसेलर विसे हाँ जिसको हम लोग बोलते हैं कि विसेरल लेयर, और जो ट्यूनिका वैसिक कुलोसा होता है दिस इज द इनर लेयर, ओके, या फिर इनर मोस्ट लेयर हो गया। तो ये हो गए हैं तीन लेयर होते हैं टेस्टिस के, आउटर इज द ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड द ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो बाकी के जो ऑप्शंस है वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द आउटर कवरिंग कौन सा वाला हो जाएगा, दैट विल बी द ट्यूनिका वैजिनालिस। तो वैसिकुलस तो नहीं है, इसलिए बाकी के जो ऑप्शंस है वो वाले देखेंगे। पहला जो होता है वो होता है ट्यूनिका मीडिया। तो ट्यूनिका मीडिया ये कोई टेस्टिस का कवरिंग नहीं होता, तो ट्यूनिका मीडिया क्या है, दिस इज द मिडल लेयर ऑफ द आर्टेरी और द वेन। इन दोनों के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज द ट्यूनिका अल्बुजिनिया दैट इज द मिडल वन एंड द ट्यूनिका वस्कुलोसा दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, ओके। इसके बाद में का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द सार्कोमा ऑफ द कैंसर। तो इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा ये जो कैंसर को हम लोगों ने नाम दिए थे डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम लोगों ने देखा था कैंसर के लिए। तो सार्कोमा इज द कैंसर ऑफ विच टाइप ऑफ द सेल्स, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल्स तो हम लोग एक बार उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो न्यूप्लासिया या फिर कैंसर मतलब जो न्यू ग्रोथ होता है, दैट मीन्स एबनॉर्मल एक्सेसिव एंड द अनकंट्रोल ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं न्यूप्लाज्म, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे
कि जो एबनॉर्मल टाइप ऑफ सेल ग्रोथ होते हैं, वो एबनॉर्मल टाइप ऑफ जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एक तो कहलाता है हमारा, ये सारे कैंसर नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को क्या बोला जाता है। उसमें का एक टाइप होता है फिर नियोप्लासिया, राइट? तो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को सबसे पहला होता है वो कहलाता है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया का अभी-अभी मैंने बताया था, इट इज़ द एबनॉर्मल इंक्रीज इन द सेल नंबर। हाइपरट्रॉपी, इट इज़ एबनॉर्मल इंक्रीज इन द सेल साइज। तीसरा जो होता है मेटाप्लासिया, इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ द वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल्स। डिस्प्लासिया मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स बाय द लेस मैच्योर्ड सेल, उसको बोलते हैं डिस्प्लासिया। एंड नियोप्लासिया मतलब कंप्लीटली एबनॉर्मल ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं नियोप्लासिया। तो ये जो कंपोनेंट रहते हैं, किसी भी ट्यूमर के दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है पैरेंकाइमा और दूसरा होता है सपोर्टिंग स्ट्रोमा, राइट? तो अब नाउ डिपेंडिंग अपॉन द विच टाइप ऑफ द सेल्स आर इन्वॉल्व, तो या फिर टिश्यूज आर इन्वॉल्व, उसके ऊपर से हम लोग टाइप ऑफ कैंसर को डिफाइन कर सकते हैं। पहला कहलाता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इज द कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल, जिसमें जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी के होते हैं या फिर इंटरनल लाइनिंग भी हो सकते हैं। फिर सार्कोमा मतलब कैंसर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू और द सपोर्टिव टिश्यू, उसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमा, जिसमें आएंगे फिर हमारे मसल जॉइंट्स एंड द बोन्स। माइलोमा मतलब कैंसर होता है कैंसर ऑफ द प्लाज्मा सेल्स ऑफ द बोन मैरो। एंड जो ल्यूकेमिया होता है दैट इज सिंपली द ब्लड कैंसर। एंड लिम्फोमा मतलब कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, राइट? तो ये हम लोगों ने देखा था डिपेंडिंग अपॉन द सेल। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है तो सार्कोमा मतलब किसका कैंसर हो गया, तो इट इज डायरेक्ट डायरेक्ट, तो ये होता है हमारा सार्कोमा इज द कैंसर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, राइट? तो ये हो गया है कैंसर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, द रेनिन इज रिलीज फ्रॉम, तो रेनिन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है? तो इसमें क्वेश्चंस आ गए हैं, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी, माइक्रोग्लियल सेल, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज एट द हिपेटोसाइट्स ऑफ द लिवर। अब इससे सिंपल क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं। रेनिन कहाँ से रिलीज होता है? फ्रॉम द किडनीज, और किडनी में कौन से होते हैं हमारे? दैट इज द juxtaglomerular cells of the kidney, राइट? इसलिए हम लोग यहाँ पे, लेकिन बाकी के भी जो ऑप्शंस है ना वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहला पहला जो ऑप्शन है दैट इज द जस्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स, वो कहाँ पे होता है? प्रेजेंट रहते हैं इन द किडनीज, ओके। किडनी में भी कहाँ पे? एट द एफरेंट जो आर्टेरियल होते हैं नियर द ग्लोमेरुलर। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? वो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इन द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में फॉर द ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए, और उनका जो की सिक्रीशन होता है दैट इज एंजाइम विच इज कॉल्ड एज रेनिन। फिर जो दूसरा ऑप्शन था दैट इज द माइक्रोग्लियल सेल, तो ये जो ये होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल जो कि पाए जाते हैं इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड में। इनका काम होता है इम्यूनि डिफेंस ऑफ द सीएनएस, और ये जो सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं साइटोकाइंस ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में। फिर जो तीसरे होते हैं वो कहलाते हैं हमारे बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज। तो ये पाए जाते हैं इन द पैनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ द लैंगरहंस, राइट? मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन पैनक्रियाज। अब ये जो होते हैं इनका प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो होता है ब्लड ग्लूकोज के रेगुलेशन का, और ये सिक्रेट करते हैं इंसुलिन को। और जो फोर्थ टाइप होते हैं वो कहलाते हैं हिपेटोसाइट्स, जो जाहिर सी बात है वो रहेंगे लिवर में, जो मेटाबॉलिक हब होता है और उनका काम, बहुत सारे काम होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, और उनके जो सिक्रेशंस आते हैं उनमें रहते हैं एल्बुमिन, क्लॉटिंग फैक्टर, बाइल। तो ये हो गए हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द, ओके। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। द मोस्ट कॉमन न्यूप्लाज्म इन द पेशेंट विद द एड्स, तो एड्स के पेशेंट में जो कॉमन न्यूप्लाज्म होता है वो कौन सा वाला रहेगा? तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, मतलब ट्रैप क्वेश्चन कहलाया जा सकता है। ट्रैप क्वेश्चन क्यों होता है कि तो
क्योंकि एग्ज़ैक्टली हम लोगों को पता नहीं होता कि ये कौन-सा मतलब अगर किसी को नॉलेज नहीं है, तो वो डायरेक्ट ब उसको पता नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लॉजिक कैसे लगाएँगे? मोस्ट कॉमन नियोप्लाज़्म, नियोप्लाज़्म मतलब क्या हो गया हमारा कैंसर का। तो और एड्स के पेशेंट में, तो दोनों में याद रखना है, नियोप्लाज़्म मतलब जो कैंसर कैंसर बनेगा, मतलब वो कैंसरस टिश्यू बनेगा। कौन से कंडीशन में है? एड्स कंडीशन में। एड्स कंडीशन में जो इम्यूनिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, राइट? इम्यूनिटी डिक्रीज़ होने की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन की वजह से होने वाला जो कैंसर रहेगा, वो रहेगा हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इन्फेक्शन की वजह से जो कैंसर जो होता है, जो नहीं हो रहा है सॉरी इन्फेक्शन की वजह से जो कैंसर हो रहा है, वो कौन-सा वाला रहेगा? तो माइलॉइड ल्यूकेमिया भी नहीं है, देन एडेनोकार्सिनोमा, सार्कोमा या फिर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। तो हम लोगों को ये पता चलता है, ये देखने के बाद में जो कापोसी सार्कोमा होता है, वो होता है बिकॉज़ ऑफ द जो हमला हमारे वायरल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उनके वजह से होता है। कैसे? वो हम लोग देख लेंगे अभी, राइट? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सॉरी जस्ट अ मिनट ओके। तो अब सबसे पहले हम लोग वन बाय वन एक-एक के बारे में देखेंगे कि पहला वाला होता है दैट इज़ द एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। ये कैंसर होता है बोन मैरो का, राइट? और अगर हम लोग कैंसर में क्लासिफाई करेंगे तो ल्यूकेमिया कहलाता है और उसका जो सेल ऑफ ओरिजिन होता है वो होता है मायलोब्लास्ट, राइट? उसके बाद में जो एडेनोकार्सिनोमा होता है दैट इज़ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम का कैंसर और ये भी कार्सिनोमा होता है दैट इज़ द सॉलिड ट्यूमर और कार्सिनोमा किसका था? एपिथेलियल सेल्स का, राइट? कपोसी जो सार्कोमा होता है वो एंडोथेलियल सेल्स का होता है और इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सार्कोमा। देन कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट ये होता है डक्टल एंड द लोबुलर एपिथेलियम का, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोमा। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं जो एसोसिएटेड रहते हैं। तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है दैट इज़ बिकॉज़ इसमें रिस्क फैक्टर होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया या फिर कीमोथेरेपी का ये होता है, राइट? उसके बाद में एडेनोकार्सिनोमा, एज डाइट, स्मोकिंग, एच पाइलोरी, जेनेटिक सिंड्रोम की वजह से। टोपोसी जो सार्कोमा होता है वो होता है यूजुअली जो एचएचवी 8 के इन्फेक्शन की वजह से जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो हम लोग बात करते हैं ना कि जो इम्यूनोसप्रेसेंट से लिए जाते हैं या फिर जो एचआईवी और एड्स में इम्यूनोसप्रेशन होता है उसके वजह से भी होते हैं। और कार्सिनोमा ब्रेस्ट में जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो होते हैं फीमेल जेंडर, राइट? या फिर जेनेटिक म्यूटेशन। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि ये जो कपोसी सार्कोमा होता है वो कॉज होता है बाय द वायरसेस से और वो भी होता है बिकॉज ऑफ द इम्यूनो सप्रेशन। इसलिए जो हमारा करेक्ट वाला आंसर रहेगा दैट विल बी द कपोसी सार्कोमा। उसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो कुम्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो बेटा सबसे अच्छी जो चीज ये होती है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कि ये जो चारों भी कंडीशंस है, इन चारों भी कंडीशंस के हम लोगों को पता होने चाहिए जो जो टेस्ट होते हैं वो पता रहने चाहिए जिसकी वजह से फिर हम लोग इसको इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए चारों क्वेश्चन के पहले हम लोग टेस्ट देख लेंगे कौन सा होता है। पहला होता है वो होता है टाइफाइड। टाइफाइड के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है दैट इज़ द ब्लड कल्चर। दूसरी जो टेस्ट होती है टाइफाइड के लिए वो होती है विडाल टेस्ट एंड तीसरी जो टेस्ट होती है दैट इज़ द कोएगुलेटिनेशन टेस्ट, राइट? तो इसकी यहाँ पे डिटेल में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन रखी है, तो आप लोग इज़िली उसको पढ़ सकते हैं। फिर जो एंटीग्लोबुलिन होता है जिसको बोला जाता है कुम्स टेस्ट। तो ये कुम टेस्ट भी होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। तो इसमें जो डायरेक्ट कुम टेस्ट होता है या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट होती है, तो वो डिटेक्ट करती है एंटीबॉडीज़ और जो कॉम्प्लीमेंट रहता है जो कि ऑलरेडी अटैच रहता है वह पेशेंट के रेड रेड ब्लड सेल से। और
जो दूसरा वो टाइप होता है कुम टेस्ट का, वो कहलाता है इनडायरेक्ट टेस्ट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, जो कि डिटेक्ट करता है अनबाउंड एंटीबॉडीज जो कि सर्कुलेट होते रहते हैं इन द पेशेंट्स सीरम। ये हो गए 2 कंडीशन। फिर येलो फीवर के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं आरटी-पीसीआर या फिर वायरस आइसोलेशन, और सीरोलॉजिकल अगर टेस्ट बोला जाएँगे तो या इलाइज़ा भी कर सकते हैं। और जो सिफिलिस होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से, राइट? मतलब डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होगा वो स्पायरोचिट्स का। बाद में नॉन जो ट्रिपोनेमल टेस्ट रहते हैं जिसको हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, जिसमें डिटेक्ट किए जाएंगे एंटीबॉडीज। फिर ट्रिपोनेमल टेस्ट मतलब जिसमें डिटेक्ट किए जाएंगे स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द टी पैलिडम, और जो हमारा वीडीआरएल टेस्ट रहता है सीएसएफ, उसको हम लोग डिटेक्ट करते फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द न्यूरोसिफिलिस, राइट? तो इसलिए जो कुम्स टेस्ट रहेगा उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एंटी ग्लोबुलिन, राइट? उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज इंस्ट्रूमेंटल इन द मोटर फंक्शन? ओके, तो इनमें से कौन सी क्रेनियल नर्व होती है जो मोटर फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहती है या फिर इंस्ट्रूमेंटल रहती है? तो बेटा सब लोगों का सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ये जो क्रेनियल नर्व होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, उनके नंबर क्या है और उनके नाम क्या है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो अभी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्रेनियल नर्व्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 फंक्शनल टाइप्स में। एक पहला कहलाता है सेंसरी या फिर इफरेंट। जिनको जिनको भी कंफ्यूजन हुआ है आज निकल जाएगा। तो पहला जो होता है क्लास क्रेनियल नर्व्स का, उसको बोला जाता है सेंसरी और द इफरेंट। सेंसेस क्या करते हैं, ब्रेन को जाके बताएंगे कि क्या हुआ है। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है, तो नाक जो होता है वो क्या है, सेंस ऑर्गन हो गया। तो नाक से हम लोगों ने जो भी स्मेल लिया है वो कहाँ तक पहुँचेगा, ब्रेन तक। मतलब याद रखना है हम लोगों को यहाँ पे। तो ये जो सेंसरी या फिर एफरेंट नर्व होते हैं, एफरेंट मतलब आने वाले, तो ये जो है वो कैरी करते हैं इम्पल्सेस टुवर्ड्स द ब्रेन। और जो मोटर जो हमारे नर्व्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट। इफरेंट जो होते हैं दूर जाने वाले, मतलब ये कैरी करते हैं इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द ब्रेन, राइट? एंड उसका काम होता है सिंपली कंट्रोल करना मसल को या फिर ग्लैंड्स को। और जो तीसरे टाइप के होते हैं उनमें दोनों भी टाइप के फाइबर्स रहेंगे, सेंसरी भी और मोटर फाइबर्स भी। तो हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे कि कौन से जो नर्व होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द यहाँ से मतलब स्टार्टिंग यहाँ से किया गया है 1। तो जो हमारा सबसे पहला जो क्रेनियल नर्व 1 होता है दैट इज द ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व का काम ही क्या होता है कि वो होता है स्मेल का। ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व एज नेम इंडिकेट, फटाफट देखते जाएंगे। ऑप्टिक नर्व का काम होता है विजन का। ऑक्यूलोमोटर जो नर्व होता है वो उसका काम होता है आई मूवमेंट एंड द प्यूपिल रिफ्लेक्स का, राइट? देन जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये ट्रॉक्लियर जो नर्व होता है दैट इज नर्व नंबर 4, उसका काम होता है आई मूवमेंट का। देन ट्राइजेमिनल नर्व होता है, दिस इज द ट्राइजेमिनल नर्व जो कि फेस सेंसेशन एंड द च्यूइंग के लिए होता है। फिर जो एब्डुसेंस नर्व होता है वो होता है फॉर द हमारे आई मूवमेंट के लिए। उसके बाद में सेवंथ वाला होता है दैट इज द फेशियल नर्व फॉर द फेस मूवमेंट एंड द टेस्ट के लिए। उसके बाद में एट्थ वाला जो वेस्ट दैट इज वेस्ट वेस्टिबुलो कॉक्लियर जो नर्व होता है, दिस इज फॉर द हियरिंग एंड द बैलेंस के लिए। नाइन्थ वाला जो नर्व है दैट इज द ग्लोसोफैरिंजियल नर्व। तो ये जो ग्लोसोफैरिंजियल नर्व होता है दैट इज फॉर द थ्रोट सेंसेशन, टेस्ट एंड द swallowing के लिए हो गया है। उसके बाद में टेंथ वाला जो हो गया दैट इज द वैगस नर्व। एज नेम इंडिकेट, वैगस नर्व जो है दिस इज फॉर द मूवमेंट, सेंसेशन एंड द एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए हो गया। देन एसेसरी जो नर्व होते हैं
एसेसरी फॉर द नेक मूवमेंट एंड द 12th वाला जो होता है दैट इज द हाइपोग्लोसल नर्व जो कि होता है मूवमेंट सेंसेशन एंड द एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए। तो हमारे पास में जो 4 ऑप्शन दिए वाले हैं, जो पहला दिया गया है दैट इज द वेस्टिबुलोकोक्लियर जो कि 8 नंबर का है। उसका काम था हियरिंग एंड बैलेंस, तो ये सेंसरी नर्व हो गया। ऑप्टिक, ये भी सेंसरी नर्व हो गया। एक्सेसरी जो होता है जो कि जिसका काम ये होता है कि जो 11th नंबर का है, 11th नंबर में हम लोगों ने देखा था एक्सेसरी नर्व, तो वो नेक मूवमेंट के लिए होता है। तो नेक मूवमेंट में ये हम लोग इसको बोलते हैं ना कि हेड टर्निंग या फिर जो शोल्डर की श्रगिंग ऐसे करने के लिए जो होता है दैट इज द एक्सेसरी जो कि मोटर नर्व होता है, राइट? तो ये हमारा डिपेंडेंट होता है हमारे मतलब हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, हमारे कंट्रोल में होता है। और जो ऑल्फैक्टरी दिस इज ऑल्सो सेंसरी नर्व हो गया। इसके वजह से हम लोगों को देखना पड़ेगा व्हिच इज मोटर फंक्शन के लिए कौन सा हो गया। तो ये से भी सेंसरी हो गया, ये भी सेंसरी हो गया, ये भी सेंसरी हो गया। इसलिए मोटर वाला होता है हमारा एक्सेसरी वाला, राइट? उसके बाद में हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फ्लोरोक्लोनल्स सॉरी द फ्लोरोक्विनोलोन्स देज आर एक्ट बाय, उसके लिए हम लोग को पता होनी चाहिए जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो नैज हम लोग जैसे पढ़ के रखा था कि जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं ये इनिबिट करते बैक्टीरियल डीएनए गायरेज को, राइट? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जब भी ये जो स्ट्रैंड आता है इसको जब हम लोग मतलब जैसे ये ओपन होता है तो यहाँ पे आता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ये सुपर कॉइलिंग को कम करने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है डीएनए गायरेज, राइट? तो डीएनए गायरेज का काम होता है निगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस करना, और ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं वो इस डीएनए गायरेज को ही इनहिबिट कर देते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो डीएनए जो गायरेज होता है, तो ये जो डीएनए गायरेज के 2 सब यूनिट होते हैं। एक होता है सब यूनिट ए एंड द सब यूनिट बी। सब यूनिट ए का काम होता है डीएनए गायरेज का दैट इज कटिंग एंड द रीसेलिंग द डीएनए स्ट्रैंड, और सब यूनिट बी का होता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो ये जो हमारे फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं वो जाके बाइंड होते हैं सब यूनिट ए ऑफ द डीएनए गायरेज। तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करेंगे, जिसकी वजह से ये इंटरफेयर करेंगे डीएनए कटिंग एंड द रीसेलिंग को, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो डैमेज हो जाता है, एंड डैमेज न्यूक्लियर जो डीएनए होता है वो डाइजेस्ट होता है बाय द एक्सो न्यूक्लियस, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है उसका डेथ हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज बैक्टीरियोसिडल। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो सॉरी क्वेश्चन में ऑप्शंस अगर देखेंगे तो कौन सा वाला रहेगा? इनहिबिटिंग फॉलिक एसिड सिंथेसिस, इन रिड्यूसिंग द न्यूक्लियोटाइड नहीं है। इनहिबिटिंग द राइबोसोमल सबयूनिट यूनिट लीडिंग टू द सिजेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वो भी नहीं है, राइट? डिसरप्टिंग द पेप्टिडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग ये भी नहीं है। इनहिबिटिंग द डीएनए गायरेज एंड द टोपोआइसोमरेज ऑफ 4। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ये जो हमारा टोपोआइसोमरेज भी होता है वो जो मतलब जो टाइप्स ऑफ टोपोआइसोमरेज में देखेंगे ना, एक रहेगा हमारा डीएनए गायरेज और दूसरा रहेगा हमारा मतलब ये जो सुपर कॉइलिंग अवॉइड करने के लिए होते हैं, राइट? उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रह होता है दिस इज द सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो होते हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अमाइलेज का काम ही क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं उसका डाइजेशन करेंगे। कौन से वाला रहेगा कार्बोहाइड्रेट इसमें? एक ही दिखाई दे रहा है दैट इज द स्टार्च। लेकिन एक्सप्लेनेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी बात नहीं करते हैं मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ही हम लोग स्टार्च बोल के नहीं छोड़ देंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले तो देखना पड़ता है कि कितने टाइप के हमारे पास में अमाइलेज होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो तो जो ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन्स में जो अमाइलेज होते हैं वो प्राइमरीली अल्फा अमाइलेज होते हैं, और 2 टाइप के अमाइलेज रहते हैं ह्यूमन्स में। सबसे पहला जो टाइप रहता है ह्यूमन्स में वो कहलाता है सलाइवरी
amylase which is also called as the atylin. और ये जो टाइलिन होता है दिस इज प्रोड्यूस बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये जो इनिशियल जब हम लोग चबाते रहते हैं दैट इज ड्यूरिंग द च्यूइंग, तो ये जो होता है वो डाइजेशन कॉज करता है स्टार्च का इन द माउथ, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है सलाइवरी अमाइलेज वो इनएक्टिवेट हो जाता है बाय द स्टमक एसिड से। तो पहला वाला कहाँ पे सीक्रेट हो रहा, इन द माउथ, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज ऑल्सो कॉल्ड एज द एटाइलिन। दूसरा जो होता है वो होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है वो सिंथेसाइज होता है बाय द पैनक्रियाटिक एसिनर सेल्स, ओके, और उसको सीक्रेट किया जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब डिओडिनम में। तो दो टाइप के अमाइलेज होते हैं, और अमाइलेज का काम ही क्या होता है, तो अमाइलेज जो होते हैं वो स्टार्च एंड द पॉलीसैकेराइड होते हैं उसका ब्रेकडाउन करते हैं, और सलाइवरी अमाइलेज होता है वो बिगिन करता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इन द माउथ। तो कार्बोहाइड्रेट को या फिर स्टार्च को वो ये ब्रेक डाउन करता है इन द माल्टोज एंड द डेक्स्ट्रिन। फैट का अगर हम लोग देखेंगे, फैट का अगर मेटाबॉलिज्म जो होता है वो होता है बाय द एंजाइम लाइपेज, प्रोटीन का प्रोटीएज, और विटामिन जो होता है उसका डाइजेशन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द आर्टेमिसिनिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया। तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में आर्टेमिसिनिन का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए जो हमारे एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन, राइट। तो हम लोगों ने जब हमारा क्लासिफिकेशन पढ़े वाला था तब उसमें हम लोगों ने एंटी मलेरियल ड्रग्स को इन क्लासेस में डिवाइड किया था। तो डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर फॉर अमीनोक्विनोलिन, जिसमें आते हैं क्लोरोक्विन, मोडियोक्विन, देन पिपराक्विन। वैसे तो बाद में फिर क्विनोलिन मिथेनॉल हो गया, सिंकोनाल क्लोराइड हो गए, बागेनाइड्स हो गया, फिर आते हैं हमारे डाई अमीनो पायरिमिडिन 8, अमोडियोक्विन, देन सल्फोनामाइड्स एंड द सल्फोन्स है, एंटीबायोटिक्स है, और जो आर्टेमिसिनिन होता है वो आता है हमारा सेस्क्विटर्पिन लैक्टोन्स में। नेक्स्ट जो है वो अमीनो अल्कोहल हो गए हैं, उसके बाद में नैप्थाइड्रिन हो गया या फिर नैप्टोक्विनोलोन्स हो गए। ये हमारा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ के रखा था एंटी मलेरियल ड्रग्स में। तो इसमें से जो आर्टेमिसिन मेसिनिन होता है वो क्या होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। आर्टेमिसिनिन ये जो है दिस इज द पार्ट ऑफ द आर्टेमिसिनिन सीरीज। तो ये जो आर्टेमिसिनिन है दिस इज बेसिकली द नेचुरल प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट होता है जो कि पाया जाता है फ्रॉम द जो ड्राई लीव्स होते हैं ना, दैट इज ड्राई लीव्स ऑफ द आर्टेमिशिया एन्युआ। और आर्टेमिशिया एनुआ को हम लोग कॉमनली बोला जाता है स्वीट वॉर्न वुड, ओके। तो जिसको चाइनीज जो मेडिसिनल ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है उसमें उसको बोला जाता है, अ, मुझे तो बोलते नहीं आ रहा है, दैट इज द क्विंग हैमशू, राइट। ठीक है, जो कुछ भी है। तो ये जो आर्टेमिसिनिन होता है वो एक्चुअली हम लोगों को मिलता है फ्रॉम द ड्राई लीव्स ऑफ द आर्टेमिशिया एनुआ। और इसका जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में अगर हम लोग जाके देखेंगे तो इसके पास में एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द ट्रायोक्सेन ग्रुप। तो अगर हम लोग ट्रायोक्सेन ग्रुप को ड्रॉ करेंगे तो उसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज आवर ट्रायोक्सेन ग्रुप। मतलब ये जो आर्टेमिसिनिन है उसके पास में ये जो ट्रायोक्सेन ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है आर्टेमिसिनिन का वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो इन्फेक्टेड इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको मलेरिया की साइकिल भी पता होनी चाहिए। तो ये जो इन्फेक्टेड इरिथ्रोसाइट्स है और उनमें होते हैं जो हीमोग्लोबिन कंटेनिंग फेरस आयंस होता है। तो फेरस मतलब Fe2+ हो गया। इनमें ये जो हीमोग्लोबिन कंटेनिंग फेरस आयंस जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन द फेरिक आयन। फेरस आयन मतलब कौन सा हो गया, Fe2+। किसमें कन्वर्ट हो गया है, फेरिक, दैट इज द Fe3+ में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे जो हीम आयरन होता है वो इंटरैक्ट करता है आर्टेमिसिनिन की जो
ट्रायोक्सेन मोइटी है उसके साथ में क्या रिएक्ट करता है और वो फॉर्म करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन एंड द कार्बन रेडिकल। अब ये जो रिएक्टिव फ्री रेडिकल होते हैं वो बाउंड होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ में और फिर कॉज करते हैं वो लिपिड पेरोक्सिडेशन और दिस अल्टीमेटली मतलब दिस विल लीड टू द डैमेज टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी वजह से जो पैरासाइट होते हैं उसका हो जाता है लाइसिस। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि पैरासाइट में ये हो क्या रहा है, जो आयरन होता है Fa2+ पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में, फिर वो रिएक्ट करेगा ड्रग। ओके, और वो यहाँ पे जो हमारा इंडो पेरोक्साइड जो ब्रिज होता है वो जो हम लोगों ने ट्राइक्सोन माइटी देखा था ना, वो रिएक्ट होगा, वो प्रोड्यूस करेगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज एंड द फ्री रेडिकल जो कि डैमेज करेगा प्रोटीन। ओके, तो ये हो गया हमारा अ, अ, आर्टेमिसिनिन का जो मैकेनिज्म हो गया। अब यहाँ पे अगर इस ऑप्शन में जाके हम लोग देखेंगे तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो आर्टेमिसिनिन होता है, ये आर्टेमिसिनिन is working by the blocking of the plasmodium falciparum। तो प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम का आयन हिमोस्टैसिस जो है वो भी गलत है। ओके, नेक्स्ट वाला inhibition of the heme polymerase enzyme causing the accumulation of the toxic heme, ये भी गलत है, राइट। देन इनहिबिशन ऑफ द डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये भी गलत है। और जनरेशन ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बाय द क्लीविंग ऑफ द इंडो पेरोक्साइड ब्रिज, मतलब ये वाला जो ऑप्शन होता है वो सही होगा, राइट। तो ये हो गए हमारे एंटी मलेरियल वाले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास 1C एंटी एरिथमिक ड्रग। इसके लिए सीधा सीधा ही जो हमारे एंटी एरिथमिक ड्रग होते हैं उनका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। तो ये केडी त्रिपाठी वाला क्लासिफिकेशन है जो हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लासिफिकेशन में केडी त्रिपाठी में जो क्लासिफिकेशन है उसको किस तरीके से डिस्कस करके रखे वाला है, वो होता है क्लास 1, बाद में क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। तो इसमें जो क्लास 1 होते हैं वो होते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, जिसमें आते हैं हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। फिर क्लास 1 में क्लास 1A, 1B एंड द 1C आएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास में आता है क्लास 1C का पूछा गया है, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड वाला जो क्लास होता है वो एंटी एड्रेनरिक ड्रग्स होते हैं। थर्ड वाला एजेंट्स जो वाइडन करते हैं एक्शन पोटेंशियल को, और जो चौथा वाला होता है वो होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। लेकिन हम लोगों को पूछा गया है 1 के क्लास में, तो वह क्लास जो 1 होता है वो उसमें आते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो क्लास 1 जो है दैट इज बेस्ड ऑन विथ इज विथ विच दे डिसोसिएट फ्रॉम द सोडियम चैनल, उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं 3 तरीके से, दैट इज क्लास 1A, क्लास 1B एंड द क्लास 1C। इसको हम इसमें इस क्वेश्चन में या फिर जो हमारे लाइव क्लास होते हैं इसमें हम लोगों ने केडी त्रिपाठी एज वेल एज द विल्सन एंड गिब्स इन दोनों को भी कंबाइन करके स्टडी किया था। तो क्लास 1A जो होते हैं वो इंटरमीडिएटली, मतलब यहाँ पे हम लोग जो क्लास 1A देख रहे हैं वो बेस्ड होता है ऑन द ईज, मतलब इजीनेस विथ विच दे डिसोसिएट फ्रॉम द सोडियम चैनल। तो क्लास 1A होते हैं वो इमीडिएटली मतलब वो इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब यहाँ पे जो डिसोसिएशन होता है वो होता है फ्रॉम द सोडियम चैनल्स, और उसको उसमें जो ड्रग्स आते हैं वो होते हैं हमारे क्विनिडीन, देन प्रोकेनामाइड, देन डाइसोपायरामाइड एंड द मोरेसिसिन। फिर जो जो 1B होता है, इनमें जो रैपिड डिसोसिएशन हो जाता है फ्रॉम द सोडियम चैनल्स, मतलब इसका ही मतलब क्या होता है, ये जो लिटल डिक्रीज करते हैं इन द जीरो फेज, राइट। इसलिए ये जो होते हैं क्लास 1B में आते हैं लिडोकेन, देन टोकेनाइड एंड द मेक्सिलेटिन आते हैं। और जो तीसरा होता है दैट इज द क्लास 1C, जिसमें जो कि स्लो डिसोसिएटेड होते हैं फ्रॉम द सोडियम चैनल, जिसमें आते हैं प्रोपाफेनॉन, देन इंकेनाइड, देन मोरिसिजिन एंड आता है हमारा फ्लेकेनाइड, राइट। तो इसका मतलब ये क्या होता है, तो ये कॉज करते हैं क्योंकि ये
धीरे-धीरे मतलब लॉन्ग टर्म तक ज़्यादा अटैच होके रहेंगे, तो ये मार्क डिक्रीज़ करेंगे जो डीवी बाय डीटी फेज़ होता है, राइट? तो ये हम लोगों ने पढ़ के ऑलरेडी पढ़ के रखे वाला है। तो ये जो हमारे ड्रग्स है, इन ड्रग्स में से कौन-सा वाला हमारा सही ऑप्शन है? तो जैसे हम लोग क्लास में चले जाएँगे, तो यहाँ पे सीधा-सीधा ही पता चल जाता है दैट इज़ द मोरेसिज़िन। तो मोरेसिज़िन ये आता है हमारा 1 सी एंटी एरिथमिक ड्रग, ओके? उसके बाद में जो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव इन और आउट ऑफ द लंग्स विथ ईच रेस्पिरेटरी साइकिल। तो इसमें आएँगे हमारे रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेसिडुअल वॉल्यूम ऐसे दिए गए हैं। तो ये सीधा-सीधा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव इन और आउट ऑफ द लंग्स हर साइकिल में। तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा-सा डिटेल में देख ही लेते हैं। तो उसके लिए देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ द वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी ये जो होता है दिस इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर द मैक्सिमम इनहेलेशन, राइट? तो मैक्सिमम इनहेल किया उसके बाद में हाउ मच इज़ टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कितना मैक्सिमम एयर हम लोग इन या फिर आउट कर सकते हैं उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब जो नॉर्मल ब्रेथ में आता है। देन आईआरवी दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब नॉर्मल लेने के बाद में एक्स्ट्रा एयर जो कि हम लोग इनहेल कर सकते हैं और दूसरा होता है वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, तो वो जो नॉर्मल एक्सेल करने के बाद में एक्स्ट्रा का जो एयर हम लोग एक्सेल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में देखेंगे, तो वो होता है 1200 ml, टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 3100 ml एंड जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो होता है 1200 ml का। इसलिए अगर हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में तो अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विथ ईच रेस्पिरेटरी साइकिल बोला है। तो रेस्पिरेटरी साइकिल के लिए कौन सा वाला होता है दैट इज इन द नॉर्मल ब्रीथ व्हिच इज कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम, राइट? ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द क्रेनियल नर्व दैट रेगुलेट द हार्ट बीट। ये तो हम लोगों ने अभी-अभी देखे थे। तो हार्ट बीट वाला कौन-सा वाला होता है? तो हार्ट बीट के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ जो नर्व होती है, वो होती है जो ऑर्गन्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है वैगस नर्व, राइट? तो यहाँ पे जो नर्व है दैट इज़ द नर्व नंबर 10 व्हिच इज़ द वैगस नर्व। वैगस नर्व जो होती है, वो जो हमारे ऑर्गन्स होती है उसको कंट्रोल करती है, राइट? तो ये वाला हो गया है दैट्स व्हाई नर्व नंबर 10 और जो लास्ट क्वेश्चन है in the homologous series of the any general anesthetic, increasing the chain length increases the lipid solubility, right? तो अगर चेन लेंथ को हम लोग इंक्रीज करते हैं जनरल एनेस्थेटिक में तो लिपिड की सोल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है एंड करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द एनेस्थेटिक पोटेंसी। ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने प्रपोज किया था? ओवरटोन होता है। इन्होंने ये कोरिलेशन दिया था और कोरिलेशन क्या था? जो एनेस्थेटिक पोटेंसी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिपिड सोल्युबिलिटी। द मोर इज द लिपिड सोल्युबल ड्रग better will be the CNS penetration and higher is the anesthetic potency, right? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है दैट इज द मेयर ओवरटन। क्योंकि मेयर ओवरटन होते हैं उन्होंने कोरिलेशन प्रपोज किया था दैट इज anesthetic potency is that directly proportional to the lipid solubility. That means more the drug is lipid soluble, better it's the CNS penetration एंड हायर इज द एनेस्थेटिक potency। ओके, तो ये वाला हो गया है
तो इस तरीके से जो हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस थे फार्माकोलॉजी रिलेटेड फ्रॉम द जीपैट 2024 वो हम लोगों ने कवर कर लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।